बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। मैं प्रयाग सिंह, आचार्य लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। बच्चों, आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत उप विषय भूगोल पढ़ाऊँगा। इसमें पाठ है हमारा कृषि। ये कृषि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्व रखता है। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि कृषि क्या है। कृषि एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमको बड़ी मात्रा में खाद्यान्न प्रदान करती है। देश की 2/3 जनसंख्या इस कृषि पर आधारित है। कृषि हमारे उद्योगों के लिए अनेक प्रकार का खाद्यान्न उत्पन्न करती है। इसी श्रृंखला में कृषि बहुत कुछ करती है, लेकिन कृषि के हम आज प्रकार देखेंगे। पहले कृषि के प्रकार में पहला प्रकार है प्रारंभिक जीविका कृषि। ये प्रारंभिक जीविका कृषि क्या होती है, जरा इसे समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह की खेती में क्या होता है कि बड़ी मात्रा में यहाँ जंगल होते हैं और उन जंगलों में भारी वर्षा होती है और किसान पेड़ों और झाड़ियों को काटकर क्या करता है कि यहाँ उनको जलाता है। इसमें एक विधि आती है, इसमें कर्तन दहन विधि। कर्तन, ये देखिए, कर्तन दहन। कर्तन दहन विधि में क्या होता है, ये काटना और जलाना। वनस्पति को काटने के बाद वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उनको काट करके ज़मीन पर डाल दिया जाता है और डालने के बाद फिर कुछ समय के बाद इसे जला दिया जाता है। जलाने के बाद राख है और उसकी राख जो है प्रकृति भूमि को राख के माध्यम से क्या करती है, ये बड़ी मात्रा में उसे उपजाऊ बना देती है। किसान क्या करता है कि जैसे इसके अंतर्गत किसान, जरा समझ लीजिए विस्तार से इसे, कि इसमें किसान क्या करता है कि यहाँ उसने पहले खेत को तैयार किया। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ किसान खेत को तैयार करेगा और इसमें जहाँ ढेर सारी वो वनस्पति इत्यादि खड़ी हुई हैं, इनको उसने काट दिया। काटने के बाद उसने क्या किया कि फिर इसमें उसने अपने जो आदिम औजार होते हैं कृषि के, हल है, हल के साथ यहाँ बड़ी मात्रा में उसे कुदाल मिलती है, लकड़ी का हल मिलता है, इनसे ये खेती करना शुरू कर देता है। और खेती करने के बाद क्या करता है, यहाँ 2 वर्ष 3 वर्ष तक लगातार वो खेती करता है। लेकिन इसी श्रृंखला में वो खेती करते हुए 1-2 साल, 2 बार 3 वर्ष में यहाँ की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है। यहाँ अनेक प्रकार की झाड़ियाँ इत्यादि उगाती हैं, तो वो फिर अगला खेत पुनः यहाँ फिर तैयार करता है। और इसमें फिर वही कर्तन दहन प्रणाली के अंतर्गत अनेक प्रकार की झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, वनस्पतियों को काट करके, काटने के बाद वो क्या करता है, इसमें ये अनेक प्रकार की होती है, इनको सबको काट के और वो सुखा करके इसमें आग लगा देता है और पुनः इसमें खेती करना प्रारंभ कर देता है। इस खेती को छोड़ दिया इसने, यहाँ पर खेती फिर शुरू की 2-3 वर्ष बाद। फिर इसके बाद पता लगा उसे यहाँ भी वनस्पतियाँ जो हैं बड़ी उगने लगी, अनुपजाऊ भूमि होने लगी, तो फिर उसने क्या किया कि यहाँ पर एक अगला खेत तैयार किया और इस अगले खेत में भी वो क्या करता है कि पुनः इसमें भी फिर वही प्रक्रिया करता है कि वनस्पतियों को काटना, झाड़ियों को काटना। काटने के बाद वो इसमें तरह तरह की झाड़ियाँ काट देता है और काटने के बाद फिर उसमें आग लगा देता है। राख इत्यादि पड़ के क्या होता है कि ये भूमि बड़ी मात्रा में क्या होती है, उपजाऊ हो जाती है। फिर वो इसमें खेती करना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद अगले यहाँ भी यही प्रक्रिया होती है और इस तरह से यहाँ एक अगला खेत वो तैयार करता है। तो आप देखेंगे कि इस खेत को भी वो इसी तरह से काटता है, भूमि को जलाता है, राख निकालता है।
अब आप देखेंगे जहाँ से वो चला था वहीं खेत पर वो पुनः फिर आने का काम करता है और उसी खेत पर वो पुनः यहाँ आ जाता है। आगे आप देखेंगे यहाँ पर भी आ जाता है, फिर इसके बाद फिर पुनः फिर यहाँ आ जाता है और ये एक तरह का चक्र सा चलता है। इसको हम कुछ क्षेत्रों में से झूम खेती कहते हैं, कुछ में स्थानांतरी खेती कहते हैं। इसमें अनेक प्रकार से इस कृषि का नाम ही है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। तो ये प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि जो है ये जीवन निर्वाह के लिए की जाती है। इसका उद्देश्य किसी तरह का कोई भी लाभ इत्यादि कमाना नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अपनी जीविका चलाने के लिए वो प्रयास करता है। इस भाग में मानव जो है क्या करता है, इसकी प्रकार की आप इधर खेती देखेंगे तो यहाँ आप राज्य है असम है और असम के बाद ये मिजोरम है और ये मेघालय है और इधर यहाँ आपका नागालैंड है। इन भागों में इस खेती को झूम कहा जाता है। इस खेती को झूम के नाम से जानते हैं और मणिपुर में इसको पालम कहते हैं। इस खेती को विशेष रूप से यहाँ हमारा जो छत्तीसगढ़ है इसकी बस्तर और ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दीपा कहते हैं। इधर यहाँ देखेंगे झारखंड में इसे कुरमा कहते हैं और उड़ीसा में इसको कोमान कहते हैं। केरल में इसको पोनम कहते हैं और ये यहाँ कर्नाटक में ये पश्चिमी तटवर्ती जो क्षेत्र है इसमें इसको कुमारी कहते हैं। राजस्थान में इसको बालरे कहते हैं और हिमाचल में इसको खिल के नाम से जानते हैं। तो देश के भिन्न भिन्न भागों में इस कृषि को कई नामों से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं गहन जीविका कृषि। दूसरी कृषि हमारी गहन जीविका कृषि। इस गहन जीविका कृषि में क्या होता है कि इसमें खेत का आकार छोटा होता है, जनसंख्या का दबाव सबसे अधिक होता है और उस जनसंख्या के दबाव के कारण भूमि का आकार छोटा होता है। तो यहाँ गहन श्रम के द्वारा कृषि की जाती है। गहन श्रम के अंतर्गत क्या होता है कि छोटे छोटे खेतों पर नवीन तकनीकी के माध्यम से रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है और रासायनिक खादों के साथ साथ इस भाग में बड़ी मात्रा में जो है सिंचाई की सुविधाएं जुटाई जाती हैं। सिंचाई की सुविधा के साथ साथ अन्य प्रकार के नवीन बीज बोए जाते हैं, रासायनों का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इन सब के प्रयोग के द्वारा इस प्रकार की खेती, गहन प्रकार की खेती में क्या होता है, बड़ी प्रकार की कृषि छोटे खेतों में बड़ी मात्रा में की जाती है। प्रिय छात्रों, यहाँ आपको हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर इस कृषि में, गहन जीविका कृषि में क्या होता है कि हमारी पैतृक भू संपत्ति के अधिकार के तहत यहाँ बड़ी मात्रा में ये किया गया कि इसमें भू स्वामित्व के कारण खेत के बंटवारे किए गए। जोतों का आकार छोटा छोटा होता गया और जोतें छोटी होती गई और ये अलाभकारी सिद्ध हुई। किसान के पास दूसरा कोई ऐसा विकल्प नहीं था कि वो इसके स्थान पर कोई दूसरा व्यवसाय अपनाता, तो वो छोटे सीमित भूमि में अधिक उपजाऊ अपनी भूमि में फसल उगाने का उसने काम शुरू किया। आप देखेंगे कि मान लीजिए एक व्यक्ति के पास मान लीजिए मेरे दादाजी के पास 100 बीघा ज़मीन का टुकड़ा था और उनके ये 4 बेटे थे, तो ये 100 बीघा ज़मीन 4 हिस्सों में विभाजित हो गई। अब उसके बाद कालांतर में इनके भी इंतफाक से अब ये 25-25 बीघे के टुकड़े बन गए। अब भूमि 100 बीघे से 25 बीघे में आ गई और इंतफाक से इनके भी 4-4 भाग हो गए। इनके भी 4 A B C D ये बच्चे थे, इनके भी 4-4 बच्चे हो गए। अब भूमि का
1/4 भाग यानी 6.25 बीघे एक के हिस्से में ज़मीन पड़ी। तो भूमि का आकार इस तरह से बंटवारे के कारण कम होता चला गया। परिणाम स्वरूप ये जो है यहाँ क्या हुआ कि उत्पादन प्रक्रिया जो की गई वो विशेष रूप से उतनी की गई जितनी इसमें संभावना थी। उत्पादन इसमें सीमित भूमि पर अधिक उत्पादन करना ही इस विधि का प्रमुख रूप से काम होता है। अगली हमारी कृषि है गहन जीविका कृषि। इस गहन जीविका कृषि में तीसरे नंबर की कृषि हमारी आती है अब वाणिज्य कृषि। इस वाणिज्य कृषि में क्या होता है, इसका उद्देश्य अधिक से अधिक आय प्राप्त करना है। आय प्राप्त करने के लिए आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके बड़ी मात्रा में जो है उत्पादन किया जाता है, तकनीकी विधि का प्रयोग किया जाता है। इसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इस कृषि में के लक्षणों में क्या है, निवेशों में कि इसमें अच्छी प्रकार के रासायनिक बीज, अन्य सुविधाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के और भी कीटनाशक दवाएं और आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, इस कृषि में, इस वाली कृषि में आप देखिए, इस कृषि के अंतर्गत आप देखेंगे कि इसमें ये बहुत बड़ा खेत होता है, बहुत बड़ा खेत होता है और इस बड़े खेत में मशीनों का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। इस मशीनों के प्रयोग से, आधुनिक बीजों के प्रयोग से और आधुनिक रसायनों के प्रयोग से, कीटनाशकों के प्रयोग से इसमें पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगा करके अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है। और उस उत्पादन का काम जो होता है वो विशेष रूप से क्या है, आय प्रदान इससे बड़ी मात्रा में की जाती है। यहाँ से इनकम आदमी को बड़ी मात्रा में होती है। तो ये थी हमारी वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि अलग अलग स्थानों पर खाद, बीज और हमारी सिंचाई की सुविधा और जलवायु आदि के आधार पर भिन्न होती है। जैसे आप देखेंगे कि ये हमारा पंजाब है और ये हमारा हरियाणा है। पंजाब और हरियाणा में चावल की खेती जो होती है वो एक वाणिज्यिक कृषि है, जबकि यही खेती यहाँ उड़ीसा में होती है। तो ये उड़ीसा में ये खेती एक जीविका खेती है। अब ये पंजाब और हरियाणा के जो लोग हैं वो अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन ये जो उड़ीसा के लोग हैं इनका उद्देश्य कोई लाभ कमाना नहीं है, धन अर्जन करना नहीं है। इनका उद्देश्य पूर्ण रूप से है क्या, इनका उद्देश्य पूर्ण रूप से अपनी जीविका को चलाना है, अपना भरण पोषण के लिए वो फसल को पैदा करते हैं। इसके बाद अगली फसल है हमारी वाणिज्यिक कृषि के बाद रोपण कृषि। ये रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्य कृषि ही होती है। इस वाणिज्य कृषि के अंतर्गत क्या होता है इस रोपण कृषि में कि यहाँ पर जो है अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार किया जाता है। इसमें जो है इस बड़े फार्म में एक बड़ा फार्म होता है, सिर्फ एक ही कोई फसल इसमें बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। मान लीजिए चाय की फसल है तो ये चाय का ही पूरा क्षेत्र होगा। तो इस क्षेत्र में बड़ा क्षेत्र होता है और बड़े क्षेत्र के साथ साथ क्या होता है इसमें कि जो फसल का उत्पादन करने के लिए अधिक पूंजी लगाई जाती है और यहाँ पर बड़ी मात्रा में प्रवासी मजदूर रखे जाते हैं। ये प्रवासी मजदूर जो है उन्हीं खेतों पर रह कर के बड़ी मात्रा में उस कृषि का उत्पादन करते हैं और इसके लिए परिवहन, संचार के साधन और बाजार की सुविधा का होना बहुत ज़रूरी होता है। इनके साधनों के माध्यम से बड़ी मात्रा में जो है इस उत्पादन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए परिवहन प्रयोग होते हैं। संचार के माध्यम से पता लगाना होता है किस फसल का किस स्थान पर कौन सा भाव है या वर्तमान समय में अच्छी उत्पन्न की जाने वाली फसल कौन सी है, ऐसा इसमें बड़ी मात्रा में प्रयास किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि अगली हमारा आता है शस्य प्रतिरूप। ये शस्य प्रतिरूप क्या होता है, ये शस्य प्रतिरूप माने 3 हमारी ऋतुएं हैं शस्य की।
ये शस्य प्रतिरूप में ये किया जाता है कि वातावरण के अंतर के आधार पर उगाई जाने वाली फसलों में ये होता है कि फसलों का अध्ययन किया जाता है कि वातावरण के आधार पर कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो वातावरण के आधार पर आप देखेंगे यहाँ पर 3 प्रकार की हमारी ये फसलें हैं। इन फसलों में आप देखेंगे कि विशेष रूप से रबी की फसल ये आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, ये रबी की फसल और ये खरीफ की फसल और ये जायद की फसल। अब इनमें क्या होता है कि ये जो रबी की फसल है, ये रबी की फसल के अंतर्गत हमारे विशेष रूप से गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। ये फसलें इसमें आती हैं। इन फसलों का उत्पादन इस हमारे उत्तरी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसके प्रमुख राज्य है हमारा ये पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, और ये हमारा उधर बिहार है और इधर ये मध्य प्रदेश है। तो ये भाग विशेष रूप से इसमें फसलें पैदा होती हैं। अगली फसल हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा। इसके अंतर्गत दूसरी फसल है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल के अंतर्गत वे फसलें बोई जाती हैं जो ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर, ये मानसून का जो आगमन होता है उस मानसून के आगमन में ये फसलें विशेष रूप से बोई जाती हैं, जिसका समय होता है जून और जुलाई। इसमें क्या होता है, जून और जुलाई में ये फसलें विशेष रूप से बोई जाती हैं। इसमें मुख्य फसल खरीफ के अंतर्गत चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है। इसके बाद हमारे अरहर है, उड़द है, मूंग है। इसके बाद कपास है और कपास के साथ यहाँ पर जो है कपास, और इसके बाद कपास के बाद अगली फसल जो है कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये प्रमुख इसकी फसलें हैं। ये फसलें लगभग हमारे पूरे भारत में बोई जाती हैं। इसके बाद तीसरी फसल हमारी जायद की फसल है। ये जायद की फसल जो है ये इन दोनों फसलों के बीच में, ये फसल जो है इन दोनों फसलों के बीच में बोई जाती है। ये देख रहे हैं आप, मैंने त्रिभुज बनाया, इन दोनों के बीच में जायद होती है। इसमें विशेष रूप से आपके खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, सभी प्रकार की सब्जियां और चारे की फसलें, और इसके साथ साथ क्या है कि हमारा जो गन्ना है वो भी इसी फसल में सम्मिलित किया गया। तो ये विभाजन जो है किया गया था वातावरण के आधार पर, ये हमारी फसलें थी। इधर हम आप देखते हैं, अब अगली फसल है हमारी चावल। अब हम कुछ फसलों का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन के अंतर्गत पहली फसल हमारा ये चावल है। अब इस चावल के अंतर्गत हम देखेंगे कि चावल भारत की एक अच्छी एक खाद्यान्न फसल है। चावल का उत्पादन पूरे देश में होता है। चावल जो है हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हजारों वर्ष पहले चावल का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया गया। शास्त्रों में चावल का वर्णन जो है हमारे ईश्वर की पूजा के लिए विशेष रूप से मिलता है कि ईश्वर जो है यहाँ ईश्वर के पूजा मिलता था। इसका मतलब यह है बच्चों कि आज भी हमारे घर में जो पूजा अनुष्ठान होता है तो रोली का प्रयोग उसमें बड़ी मात्रा में किया जाता है। और चावल तक इसीलिए चावल को अनाजों का राजा कहा जाता है। चावल हमारे देश के अधिकांश लोगों की मुख्य फसल है, मुख्य भोजन है। भारत में जो चावल बोया जाता है उस चावल का जो क्षेत्रफल है वो 32% भाग पर चावल होता है और विश्व का 20% चावल होता है। यहाँ चावल की जातियों में आप देखेंगे प्रमुख प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसमें हंसराज है, नागराज है, बासमती है और इसमें सेला, ये प्रमुख इसके चावल के प्रकार हैं। अब हम चावल के लिए भौगोलिक दशाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें देखते हैं चावल एक हमारे
मानसूनी जलवायु का पौधा है और ये मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है, इसलिए चावल का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। और यहाँ हम देखेंगे चावल को बोते समय यानी 21 डिग्री से 27 डिग्री तापमान होना चाहिए, लेकिन इसके लिए काटते समय 24 डिग्री तापमान होना चाहिए और यहाँ धूप खुली हुई होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं अगला बिंदु हमारा वर्षा। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर चावल के लिए होनी चाहिए, लेकिन जिन भागों में वर्षा नहीं होती उन भागों में भी सिंचाई के माध्यम से चावल उगाया जा सकता है। चावल के लिए जो मिट्टी है वो उपजाऊ, चिकनी और दलदली होनी चाहिए। डेल्टाई मिट्टी इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। इसके लिए वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद खाद देखते हैं इनमें, क्योंकि आज के समय में जनसंख्या के भरण पोषण के लिए पूर्ति करने के लिए बड़ी मात्रा में बच्चों क्या चाहिए कि उत्पादन चाहिए, और उत्पादन जो है आज रसायनों के बिना संभव नहीं है। इसलिए हरी और रासायनिक खाद इस चावल में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। इसके बाद श्रम के अंतर्गत चावल को लगाने के लिए, रुपाई करने के लिए, कटाई करने के लिए, मड़ाई करने के लिए बड़ी मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इसलिए ये श्रमिक बड़ी मात्रा में चाहिए। इसके बाद इसके उत्पादक क्षेत्र हैं बच्चों, आप देखेंगे कि ये हमारा पश्चिमी बंगाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद आप देखेंगे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, और ये पश्चिमी तटवर्ती पूरा क्षेत्र, ये तटवर्ती मैदान के किनारे किनारे यहाँ पर जो है ये चावल सबसे अधिक बड़ी मात्रा में पैदा होता। आप देखेंगे ये गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक ये क्षेत्र हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे उत्तरी पूर्वी भारत में यहाँ सबसे अधिक चावल जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ये असम में बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। ये हमारे चाय गन्ना उत्पादन करने के प्रमुख क्षेत्र थे। अब आप देखेंगे अगली फसल है हमारी गेहूँ। गेहूँ क्या है जरा अगला देखेंगे। गेहूँ के अंतर्गत चावल की कृषि के साथ अब देखते हैं हम गेहूँ की कृषि। ये गेहूँ की कृषि, यहाँ देखिए गेहूँ जो है भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। ये मध्य, उत्तर और पश्चिम लोगों का प्रमुख भोजन है। गेहूँ उत्पादन में संसार में भारत का चौथा स्थान है। पहला स्थान रूस को जाता है और दूसरा स्थान अमेरिका को जाता है और तीसरा स्थान चीन को जाता है और चौथा स्थान भारत को आता है। अब भारत में जो गेहूँ पैदा होता है वो विश्व का गेहूँ 10% गेहूँ पैदा होता है, लेकिन भारत पर जो कृषि बोई जाती है उसके 18% भाग पर यहाँ विशेष रूप से गेहूँ पैदा किया जाता है। अब गेहूँ के लिए जो तापमान है वो गेहूँ के लिए ठंडी और नम जलवायु इसके लिए बहुत अच्छी होती है। बोते समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान। और काटते समय 20 डिग्री से 25 डिग्री तापमान होना चाहिए और खुला हुआ मौसम होना चाहिए। वर्षा इसके लिए 60 से 70 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। और जिन भागों में वर्षा कम होती है उनमें सिंचाई के द्वारा गेहूँ पैदा किया जाता है। इसके बाद गेहूँ के लिए जो मिट्टी है वो विशेष रूप से जो मिट्टी है वो मिट्टी अधिकतर क्या होनी चाहिए? इसके लिए दोमट मिट्टी होनी चाहिए और नदियों के द्वारा लाई हुई काम मिट्टी भी इसके लिए अच्छी होती है, तो इसके लिए दोमट मिट्टी होनी चाहिए। इसके बाद खाद जो है, अब जो है बिना खाद के गेहूँ अच्छा नहीं हो सकता। गेहूँ की फसल में
खाद का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया सल्फेट इसके लिए सबसे अच्छी होती है। अमोनिया सल्फेट, इसका नाम है अमोनिया सल्फेट। ये खाद जो है इसके लिए सल्फेट, ये खाद इसके लिए अच्छी होती है। इसी तरह से श्रम गेहूं के, हालांकि गेहूं में आज बड़ी मात्रा में मशीनों का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जो है आज क्या है कि मशीनों के लिए पैसा नहीं है, तो वे जो हैं इसमें श्रम के माध्यम से इसकी कटाई के लिए, मड़ाई के लिए, कटाई मड़ाई और इसको घर तक पहुंचाने के लिए बड़ी मात्रा में श्रम की आवश्यकता होती है। गेहूं उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र हम देखेंगे। गेहूं उत्पादन का जो क्षेत्र है हमारा, वो विशेष रूप से हम गेहूं उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत देखते हैं। विशेष रूप से हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये राज्य विशेष रूप से गेहूं का उत्पादन करते हैं। लेकिन अन्य राज्यों में हम देखेंगे हमारा ये उत्तरांचल, हिमाचल और ये जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा, इधर हम देखेंगे कि हमारा राजस्थान का कुछ हिस्सा और ये मध्य प्रदेश, और इधर हम देखेंगे ये कुछ हिस्सा यहाँ जो है हमारा किसका है, गुजरात भी आ जाता है। और थोड़ा बहुत गेहूँ हमारा यहाँ महाराष्ट्र में भी पैदा होता है ये, और मध्य प्रदेश भी इसका गेहूँ उत्पादक क्षेत्र है। अगले हम क्षेत्र की बात करते हैं। अगला हमारी फसल है गन्ना। ये अगली फसल गन्ना है, ज़रा समझिए। गन्ना, अगली फसल गन्ना है। गन्ना की कृषि, इसके लिए भौगोलिक जो दशाएं हैं वो विशेष रूप से वही हैं। अब इसमें गन्ना एक उष्णाद्र जलवायु की फसल है। यहाँ पर क्या होता है कि जो गन्ना है ये भारत इसका जन्म स्थान है, और ये भारत की एक क्या है, प्रमुख नगदी एवं व्यापारिक फसल है। नगदी भी है, व्यापारिक भी है। तो ये इस प्रकार की जो फसल है, इस फसल में ये गन्ना उत्पादन में संसार में जो है ब्राज़ील के बाद भारत का दूसरा स्थान है। जो गन्ना ये है, इस गन्ना भारत का मूल पौधा है, लेकिन यहाँ जो है उत्पादन में ब्राज़ील के बाद दूसरा स्थान है। गन्ना जो है हमारे देश की जो गन्ने की जो स्थान है, ये यहाँ विश्व का 20% गन्ना पैदा होता है, और इसमें 24.2% गन्ना भारत में पैदा होता है विश्व का। अब देखते हैं गन्ने के लिए भौगोलिक दशाएं। तापमान में हम देखेंगे कि गन्ना जो है मानसूनी जलवायु का पौधा, इसलिए इसके लिए गर्म और तर जलवायु की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है कि पकते समय इस जलवायु में गन्ने को बोते समय 30 से 38 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 से 38 डिग्री, 38 डिग्री का यहाँ टेम्परेचर होना चाहिए। और काटते समय 12 डिग्री से 14 डिग्री सेल्सियस ये तापमान होना चाहिए। और वर्षा गन्ने के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। जिन भागों में वर्षा कम होती है उन भागों में चावल विशेष रूप से सिंचाई के द्वारा पैदा किया जाता है। हम देखते हैं इसमें जो हमारी अब इसके लिए जो मिट्टी है वो मिट्टी विशेष रूप से कैसी होनी चाहिए? दोमट चिकनी मिट्टी अच्छी होती है, और पठारी ढालों पर इसमें क्या है? दोमट मिट्टी, दोमट चिकनी मिट्टी अच्छी होती है। लेकिन इस भाग में यहाँ दक्षिणी जो क्षेत्र है उसमें लावा की मिट्टी भी इसके लिए उपयुक्त होती है। लावा मिट्टी जिसे कहते हैं, लावा मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है, इसके लिए अच्छी होती है। लावा मिट्टी भी इसके लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। पठारी भागों की लावा मिट्टी इसके लिए अधिक ही उपजाऊ है। इसके बाद इसमें खादों का प्रयोग, गन्ना अच्छा उगाने के लिए
हमें रासायनिक खादों की आवश्यकता होती है। इसमें बड़ी मात्रा में रासायनिक खादें होती हैं, इसीलिए गन्ने की उपज बहुत अच्छी होती है। इधर आप देखेंगे श्रम के अंतर्गत गन्ने की कटाई करने के लिए, छिलाई करने के लिए और उसे मिलों तक पहुंचाने के लिए बड़ी मात्रा में हमें श्रम की आवश्यकता होती है। गन्ना उत्पादक क्षेत्रों को हमने अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांटा है। एक भाग हमारा जो है उत्तरी भारत है, दूसरा इसका दक्षिणी भारत है। पहले हम उत्तरी भारत की चर्चा करते हैं। उत्तरी भारत में क्या होता है कि इस उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश में देश का 50% गन्ना पैदा होता है, 15% गन्ना हमारा पंजाब और हरियाणा में पैदा होता है, 12% गन्ना बिहार और झारखंड में पैदा होता है। इसके बाद आप देखेंगे दक्षिण भारत में मात्र 23% गन्ना पैदा होता है। दक्षिण भारत में गन्ना पैदा करने वाले क्षेत्रों में हमारा ये तमिलनाडु है, ये कर्नाटक है और ये हमारा महाराष्ट्र है, ये गुजरात है और इधर हम देखेंगे ये हमारा आंध्र प्रदेश है और कुछ ये उड़ीसा का हिस्सा इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ये भाग विशेष रूप से गन्ना उत्पादन के क्षेत्र हैं। अगली कृषि हमारी है चाय। इसके बाद आपने गन्ना पढ़ लिया तो हम अब चाय को भी कैसे छोड़ दें, क्योंकि गन्ने से ही चाय का स्वाद बढ़ जाता है। चाय एक पेय पदार्थ है और ये गरीब आदमी का दूध है, क्योंकि गरीब आदमी दूध तो पी नहीं सकता लेकिन वो चाय ज़रूर पी सकता है। इसलिए ये चाय जो है आज के समय में हम जो मेहमानों का स्वागत करते हैं तो सबसे पहले हम किस पदार्थ से करते हैं बच्चों, आपको पता होना चाहिए। तो वो पदार्थ है चाय। चाय का प्रयोग हम सबसे अधिक करते हैं और चाय जो है हमारे देश में, इस चाय का उत्पादन अंग्रेज़ों के शासनकाल से प्रारंभ हुआ था 1829 में, और वो भी ये हमारा क्षेत्र था कहाँ, ये असम क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। अब चाय क्या है? चाय जो है एक सूखी हुई पौधे की पत्ती है। विश्व में उत्पादन करने वाले देशों में और निर्यात करने वाले देशों में भारत का पहला स्थान है, क्योंकि भारत की चाय का स्वाद और रंग दुनिया की चाय से बिल्कुल ही अलग है। तो हम यहाँ देखते हैं कि चाय उपज के लिए क्या है कि यहाँ तापमान इसमें वर्ष भर उष्ण, नम और कहना चाहिए इसके अंतर्गत जो है पाला रहित विशेष रूप से मौसम होना चाहिए। इसकी झाड़ियों के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होना चाहिए। वर्षा इसके लिए 150 से 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ये इसकी जड़ों में पानी नहीं भरना चाहिए। इसके लिए मिट्टी की चर्चा करते हैं। इसके लिए ढालू भूमि होना चाहिए। लोहांश युक्त मिट्टी सबसे अच्छी होती है और ढालू भूमि के कारण ये पानी इसमें नहीं भरना चाहिए। अब झाड़ियाँ अधिक होने के कारण उसकी उर्वरकता शक्ति कम हो जाती है, इसलिए बड़ी मात्रा में यहाँ क्या है खाद का प्रयोग किया रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है। श्रम के अंतर्गत यहाँ इस चाय की पत्ती को चुनने के लिए महिलाएं और बच्चे सबसे उपयुक्त होते हैं, इसलिए महिलाएं इसमें श्रम के रूप में अधिक मात्रा में लगाई जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि हमारा असम सबसे अधिक चाय पैदा करता है, पश्चिम बंगाल, इधर हम तमिलनाडु और ये कर्नाटक और इधर उत्तरांचल, हिमाचल और ये हमारा ये है इस क्षेत्र में मेघालय चाय का अधिक उत्पादन करते हैं। अब अंतिम हमारी फसल है कपास। कपास का मूल स्थान भारत है, लेकिन कपास का पौधा सबसे पहले चीन में गया और चीन के बाद विश्व के अन्य देशों में चला गया। और इस तरह से जो कपास है, कपास के लिए 20 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तापमान होना चाहिए। अगली फसल हमारी कपास के लिए 20 से 30 डिग्री
तापमान होना चाहिए और इसके लिए होना चाहिए और इसके लिए जो है क्या है कि पाला और ओला बड़े हानिकारक होते हैं। इसलिए पाला और ओला से बचने के लिए इसका पाला रहे 210 दिन का मौसम होना चाहिए, क्योंकि कपास की फसल 6 से 8 महीने में तैयार होती है। इसके बाद वर्षा इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, लेकिन लगातार वर्षा कपास में होनी चाहिए। मिट्टी इसके लिए उपजाऊ काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है, जिसमें लोहांश की मात्रा अधिक होनी चाहिए। काली मिट्टी इसके लिए हम लिख देते हैं, काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। कपास की अच्छी फसल लेने के लिए रासायनिक खादों का यहाँ भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कपास की बोंडियों को चुनने के लिए, तोड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या है कि श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। कपास उत्पादक क्षेत्र, विशेष रूप से जो कपास उत्पादन के जो क्षेत्र हैं, ये हमारा दक्षिणी भारत है। यहाँ देखिए कपास का उत्पादन सबसे अधिक गुजरात, महाराष्ट्र में होता है, तमिलनाडु में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, कुछ मध्य प्रदेश में, लेकिन इसके अलावा हमारे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी कपास का उत्पादन होता है। बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत में सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।